हेलो प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग लाइव आने का कोशिश करिए और एक बार आप लोग ये बताइए कि क्या आप सभी बच्चों के पास आवाज जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का लाइव सेशन शुरू किया जाए। और आज का क्लास काफी ज्यादा खास, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा यानी जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बाबू। हर विषय से ज्यादा हम आपको बोलेंगे, विशेष ध्यान आपको क्या करना है, बायोलॉजी पे देना है। अगर आप बायोलॉजी लिए हुए हैं 12th में, है ना, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में अगर आप बायोलॉजी लिए हुए हैं तो बायोलॉजी के खास करके ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। और ऑब्जेक्टिव मजबूत होगा कैसे? तो जब तक आप डीप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मजबूत नहीं होने वाला है। तो जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 3 का बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और बायोलॉजी पे हम लोग खास ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी ही फंसाता है बाबू, ठीक है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है आपका तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना डर नहीं है उतना बायोलॉजी में है, क्योंकि बायोलॉजी बच्चे डीप पढ़ते नहीं है। और बायोलॉजी की जो दुनिया है ना बाबू बहुत बड़ी है, किधर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बाबू क्या करिए, वीडियो शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा। जब भी लाइव क्लास होगा ना आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, क्लिक करके लाइव क्लास कर लेना है, ठीक है। अगर बाबू आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं ज्वाइन हो जाइए, जुड़ना नहीं चाहते हैं ज्वाइन हो जाइए 9135742024, ठीक है। 9135742024 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपके पास लिंक जाएगा। आपको क्या करना है, जो लिंक जाएगा ना बाबू, है ना बाबू, जो लिंक जाएगा ना उस पे क्या करना है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। क्या करना है, उस पे क्लिक करके आपको सिर्फ ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा, जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा 10 मिनट पहले कि हाँ अभी क्लास होने जा रहा है। जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, क्लास में ज्वाइन करिए। और 7 बजे वाला आज क्लास नहीं हो पाया बाबू, है ना, तो इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन 8:30 बजे आपका क्लास हो रहा है। दोपहर में भी हम लोग का क्लास हुआ था। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले कि पीडीएफ नोट्स आपके लिए बन रहा है बाबू, वो पीडीएफ नोट्स हम आपको दिखाएंगे किस टाइप का पीडीएफ नोट्स बन रहा है, ठीक है। मात्र 499 में आपको क्या होगा, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड कीजिए आस्क बोर्ड का, है ना। उसके बाद से क्या करिए, परचेस करिए। अगर दिक्कत आता है तो ये नंबर नोट कीजिए 6299248935। आप इस पे क्या करिए, संपर्क करिए फटाफट से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं किस किस टाइप का बाबू क्वेश्चन पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। नरेंद्र कुशवाहा, नवीन कुशवाहा, बहुत बढ़िया। सीमा परवीन भी आ चुकी हैं, बहुत बढ़िया बाबू। अंशु पांडे, हम ठीक है। सत्यम कुमार, बहुत अच्छा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर लगाते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित शुक्राणुओं को पोषण प्रदान किया जाता है। बाबू ये कब पूछा गया है, तो देखिए अभी जो आपका एग्जाम हुआ था ना 2025 में, जिन भी बच्चों का यानी आपके भैया लोग का 2025 में एग्जाम हुआ था ना, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था बाबू। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त करता है, मतलब प्राप्त होता है। बाबू याद रखना है कि विकसित शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है, तो बाबू वृषण में पाया जाता है क्या, सरटोली कोशिकाएं। कहां पे पाया जाता है, ध्यान में रखना है कि वृषण में पाया जाता है क्या, ध्यान में रखना है कि सरटोली कोशिकाएं। और जो सरटोली कोशिकाएं होती है ना बाबू, ये क्या करती है, तो बाबू याद रख लेना है कि विकसित शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, इसकी सुरक्षा प्रदान करता है ना। इसकी क्या करता है बाबू, सुरक्षा प्रदान करता है ना। इसका देखभाल करता है बाबू, इसको पोषण देता है, ठीक है। यही सब काम करता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त करते हैं, तो बाबू किसके द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए कि बाबू वृषण में पाया जाता है क्या, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका के द्वारा बाबू विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान किया जाता है, उसका देखभाल किया जाता है और यह सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो पहला का राइट आंसर क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन 2026 में आ जाए इस टाइप का तो आपसे बन जाएगा, 100% गारंटी है आप बना लेंगे। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाएं नियंत्रित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सर्टोली कोशिकाएं कहां पे पाई जाती है, तो मानव वृषण में। अब मानव वृषण क्या होता है कि बाबू
मानव वृषण क्या होता है? तो बाबू मानव नर का मुख्य जनन अंग होता है। क्या होता है? ये मुख्य जनन अंग होता है। क्या होता है? मानव नर का मुख्य जनन अंग होता है, ये आपको पता होगा। ये क्या होता है? मानव नर का मुख्य जनन अंग होता है। कौन सा? वृषण। और वृषण में क्या बनता है? तो बाबू आपको पता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है? वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और बाबू ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है सर्टोली कोशिका। और सर्टोली कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? तो बाबू हमने आपको क्या बताया था कि ये जो एफएसएच हार्मोन होता है, ये क्या करता है? सर्टोली कोशिकाओं को नियंत्रण करता है। क्या करता है? सर्टोली कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। तो बाबू ये जो एफएसएच हार्मोन है ना, ये क्या करेगा? सर्टोली कोशिकाओं को नियंत्रित करेगा। अब बताइए, जब हमने आपको ये क्वेश्चन पढ़ा रखा है, तो क्या 2025 में हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया होगा? और ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2025 में पूछा है। तो देखिए, आस्क बोर्ड से पढ़ने का यही फायदा होता है कि क्वेश्चन धड़ाधड़ लड़ता है ना। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाइए। अगला कि मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहां विकसित होती है? ये हमने नहीं पढ़ाया। अब पूछा कब है? बाबू देखने की बात यहां पे है कि ये बाबू पूछा गया है 2025 के एग्जाम में, है ना। अगर क्वेश्चन है कि मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहां विकसित होती है, तो बाबू मनुष्यों में शुक्राणु का निर्माण कहां पे होता है? तो निर्माण की बात करें बाबू, याद रखना है कि निर्माण कहां पे होता है। आप बता सकते हैं कि मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण कहां पे होता है? तो आप कहिएगा वृषण में होता है। अब वृषण में ही क्या होता है? शुक्राणुओं की क्षमता विकसित होती है। और वृषण में ही क्या होता है बाबू? आपको ध्यान रखना है, सर्टोली कोशिकाएं होती है जो क्या करती है? इसका ध्यान रखती है, सुरक्षा प्रदान करती है, पोषण देती है। यानी वही तो क्वेश्चन है कि मनुष्य के शुक्राणु की क्षमता कहां विकसित होती है? तो बाबू आप क्या कहेंगे? योनि तो होगा नहीं, क्योंकि ये फीमेल का हो गया। स्त्री जनन मार्ग, बाबू ये क्या है? शुक्राणु है, तो स्त्री जनन मार्ग कहां से आ गया? ऐसे ही गलत होगा, आंसर हो गया। शुक्रवाहिका नहीं होगा, क्या होगा बाबू? आपको ध्यान में रखना है, वृषण हो जाएगा। तो कुछ आप अपना कॉमन सेंस लगा के भी आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए। देखिए कि अंडोत्सर्ग के पश्चात, यानी जब अंडा निकल जाता है, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं मेरे बच्चे? आपको पता है ना कि जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग कहा जाता है, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि जब अंडाशय का हमने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पढ़ाया था, तब हमने बताया था कि कैसे अंडाणु निकलता है, पहले कैसे प्रथम पुट्टक बनता है, द्वितीय पुट्टक, बाबू उसके बाद से तृतीय पुट्टक बनता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ाया था ना बाबू। वही क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग क्या होता है कि जब अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं तो उसे अंडोत्सर्ग कहते हैं, ठीक है। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा हुआ होता है? तो बाबू किस कोशिका समूह से घिरा हुआ होता है? तो कोरोना रेडिएटा से घिरा हुआ होता है। और ये कब पूछा था? 2024 में। बाबू कब पूछा था? 2024 में, जिस समय बोला जाता है कि बायोलॉजी सबसे हार्ड था, जिस समय बोला जाता है कि बायोलॉजी का क्वेश्चन सबसे टफ पूछा था, सबसे हार्ड पूछा था, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अगुणित है? कब पूछा? तो ये भी तो 2024 में पूछा, जब बोला जाता है कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता। और सही में 2024 में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन बाबू क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? अगुणित कोशिका कौन सा हो जाएगा बाबू? यहां पर युग्मनज तो होगा नहीं, है ना। युग्मनज तो जाइगोट होता है, और जाइगोट क्या होता है? 2n संरचना होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि अगुणित कौन सा होगा, एन कौन सा होगा, हैप्लॉइड कौन सा होगा, है ना। तो बाबू यहां से पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग सेल्स इज हैप्लॉइड? कौन है जो अगुणित है? तो बाबू अंड जननी भी अगुणित नहीं होता है। बाबू बात किया जाए प्रथम अंडक, ये भी अगुणित नहीं होता है। प्रथम अंडक अगुणित नहीं होता है, लेकिन जो द्वितीयक अंडक होता है ना, द्वितीयक अंडक, है ना, ये क्या होता है? अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। तो आप क्या कहिएगा? द्वितीय अंडक, द्वितीय अंडक, द्वितीय अंडक। बोलिए आंसर सही है ना? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाइए। किस संघभरता, है ना, यानी प्रेगनेंसी होगा, है ना। संघभरता का मतलब क्या हो गया? प्रेगनेंसी हो गया। जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, प्रेग्नेंट होने के कितने महीने के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती है ना। जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है तो कितने महीने बाद जो भ्रूण में जो शिशु पल रहा है उसकी उंगलियां निकलने लगती है? तो बाबू दूसरे महीने के अंत में,
बाबू कब? दूसरे महीने के अंत में। तो बाबू आप क्या कहिएगा कि संभरता यानी प्रेगनेंसी के कितने महीने के बाद भ्रूण का जो पाद होता है और अंगुलिया जो होता है विकसित होने लगता है? तो बाबू हमने क्या कहा था कि दूसरे महीने के अंत में, यानी क्या कहिएगा? दूसरा ही माह मारिएगा आप लोग, राइट आंसर। कितना? दूसरा महीना। अब बाबू सिर पे बाल कब आएगा? तो सिर पे बाल आने लगता है 5वें महीने में, ठीक है। सिर पे बाल कब आएगा? 5वें महीने में आएगा। तीसरा महीना नहीं, दूसरे महीने के अंत में होता है, तो आप दूसरा महीना मतलब मार सकते हैं, ठीक है। क्लियर रखिएगा इस बात को। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अब देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? बाबू अब बताइए, बाबू प्रोजेस्टेरोन स्रावित कौन करता है? सबसे पहले है कि ग्राफियन पुटक। ग्राफियन पुटक कब बनता है? पहले बनता है बाबू क्या? पहले बनता है प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक, उसके बाद बनता है क्या? ग्राफियन पुटक। और ग्राफियन पुटक क्या होता है? 14 दिन के बाद फट जाता है, और फटने के बाद क्या होता है? अंडाणु निकलते हैं, जो कि हमने आपको बहुत प्यार से समझाया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत आंसर। बाबू अगला है कि पीतपिंड, है ना। और यहां पे क्या है? श्वेत पिंड है। श्वेत पिंड गलत आंसर। प्राथमिक पुटक गलत आंसर। बाबू जब हमारा निकल जाता है अंडाणु, यानी सबसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित कौन करता है? तो हमारा बाबू याद रखना कि जो पीतपिंड होता है ना, पीतपिंड, और यही पीतपिंड हमारा क्या होता है? ध्यान में रखना है बाबू कि सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए अगला, ये 2023 का, ये कब का है? 2024 का ही क्वेश्चन है, जब कहा जाता है बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन है कि शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? यानी शुक्राणु गति किस प्रकार से कहते हैं? हमने शुक्राणु का संरचना बनाया, और आज हमने शुक्राणुओं के बारे में भी क्या किया था बाबू? पढ़ा था कि जो शुक्राणु है, शुक्राणु संचलन कैसे करता है। तो शुक्राणु को हमने क्या कहा था कि शुक्राणु संचलन करता है पूछों के द्वारा, है ना। शुक्राणु संचलन करता है पूछों के द्वारा, और इसके लिए ऊर्जा कौन प्रदान करता है? शुक्राणु के संचलन के लिए ऊर्जा, एक बार बताइए कि शुक्राणु के संचलन के लिए ऊर्जा कौन प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान कौन करता है? शुक्राणु के संचलन के लिए ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो बाबू आप क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। बाबू क्या याद रखिएगा? यहां पे माइटो, यहां पे याद रखिएगा कॉन्ड्रिया, यहां पे याद रखिएगा कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बाबू कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ऊर्जा प्रदान कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बाबू इसी कारण से क्या पूछो के द्वारा क्या होता है? शुक्राणु संचलित होता है। तो ये भी आप लोग स्पष्ट रखिएगा। बाबू देखिए बायोलॉजी लिए है ना, तो इतना आसान भी मत समझिए कि हाँ कि हम जा रहे हैं क्लास छोड़ के तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं बाबू, बेड़ा पार नहीं होगा, क्लास करना ही पड़ेगा अगर बायोलॉजी लिए हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अगला है कि जब नर आकार की मादा से भिन्न हो तो उसे क्या कहा जाता है ना। बाबू याद रखना है कि अगर नर आकार की और मादा से भिन्न हो तो उसे कहा जाता है यौन द्विरूपता। कब का क्वेश्चन है? 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। कौन? यौन द्विरूपता पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए कि हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो हिमोकोरियल अपरा बाबू मादा में पाया जाता है ना। हिमोकोरियल अपरा किसमें पाया जाता है? मादा में। तो बाबू यहां पे क्या है? बिल्ली। बिल्ली नहीं होगा। मनुष्यों के मादा में पाया जाता है। कुकुर में नहीं होगा, घोड़ा में नहीं होगा, किसमें होगा? तो बाबू आप क्या कहिएगा कि बाबू हिमोकोरियल जो अपरा है वो तो पाया जाता है, लेकिन किसमें पाया जाता है? आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि ये पाया जाता है किसमें? मानव में। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है ना। एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में कितना अंडा उत्पन्न करती है? एक बार बताइए, सभी बच्चे बताइए फटाफट से, एक बार नाम ले लेते हैं। चलिए ऋषिका, रीसा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर लगाइए, एक बार शेयर करिए। किंग अंसारी बाबू बायो है, इसे पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। चलिए रिजवाना 400 अंडा, बहुत बढ़िया। मनीष रॉक्स, राम मुखिया, बहुत बढ़िया मुखिया जी मन होके तो बोली, बहुत बढ़िया। मधु कुमारी, शहनवाज आलम शर्मा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितना? तो यहाँ पे एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? बाबू 400 होती है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि स्तनधारियों में निषेचन कहां पे होता था? अब यहाँ पे कोई भी बच्चा गलती कर देगा ना तो मुखिया जी के पास बोल देंगे ठीक है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। हमने बताया था कि फिलोपियन ट्यूब में होता है,
है ना, कहां पे होता है, फिलोपियन नलिका यानी फिलोपियन ट्यूब में होता है बच्चे। और फिलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग होता है जो निषेचन के लिए जगह प्रदान करता है, इतना डीप जाके हमने आपको पढ़ाया है। तो फिलोपियन ट्यूब का कौन सा ऐसा भाग होता है, तुम्बिका, जहां पे क्या होता है, जो बाबू यहां पे जो खाली स्थान होता है बाबू, वो आपको याद रखना है, वहां पे क्या होता है, निषेचन के लिए जगह प्रदान किया जाता है। बाबू बोलिए क्लियर, क्लियर बच्चे, एक बार बताइए क्लियर। बहुत अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है, तो गर्भाशय किसमें होता है जी, ये नर में। नर में कब से गर्भाशय होने लगा जी, नर में गर्भाशय नहीं होता है, पादप में नहीं होता है। इनमें से सभी भी गलती हो गया। गर्भाशय बाबू याद रखना है किसमें, तो मादा स्त्री जनन तंत्र। गर्भाशय कौन होला हो बाबू, मादा में। तो आप क्या कहिएगा, गर्भाशय एक होता है, ठीक है, एक जोड़ी नहीं होता है। अगर हम आपसे पूछते गर्भाशय कितने स्तर का होता है, गर्भाशय कितने स्तर का होता है, तो गर्भाशय स्तर अगर पूछा जाएगा कि ये कितने स्तर का होता है, तो लिखिएगा कि 3 स्तर का होता है, स्तर का होता है ना, ये आपको याद रखना है। सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है, परिगर्भाशय, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ाया हुआ है, तभी तो आज मजा आ रहा है ना। आगे बढ़ जाइए कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो अब याद रखना है कि मोरूला कहलाता है। यानी भ्रूण के 16 कोशिकीय अवस्था को क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। तो मोरूला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। परिपक्व बाबू शुक्राणु का चित्र हमने किस प्रकार से बनाया था, पहले देवे के बाद 3 गो डॉट, ठीक बा, अब फिर तनी फैला के देवे के बाद डॉट, अब फिर क्या सटा के देवे के बाद डॉट। पहले के क्या करेगा भाई, इसको इसे मिलाना है, इसे मिलाना है, फिर इसको उठा के तनी मिला दीजिएगा, इसको उठा के मिला दीजिएगा, ठीक है, इसको भी थोड़ा इसे उठा के मिलाइएगा, इसे उठा के मिलाइएगा, ठीक है। उसके बाद से प्यारे बच्चों यहां पे क्या करिएगा, यहां पे कुछ, अरे मैं तो मिटक गया, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, अब बताएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, इसको दोहराना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये तो हमने आपको बताया है, ऐसे दोहराना है। और यही जो ऊपर वाला भाग है इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। और यही जो भाग होता है क्या होता है, एक्रोसोम होता है। यानी परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर है एगो टोपी है बाबू, ये टोपी नुमा संरचना पावल जाला, एकरे के का कहल जाला, तो बाबू कहल जाला एक्रोसोम, है ना, एक्रोसोम। और ये किस चीज का बना होता है एक्रोसोम, तो गोल्जिकाय बॉडीज का बना होता है। किसका, गोल्जिकाय बॉडीज का बना होता है, ये भी क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिकाएं सहायक है। सर्टोली कोशिकाएं हमने क्या कहा कि ये मानव के वृषण में पाई जाती है कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं। ये क्या करता है, तो बाबू याद रखना है, सबसे पहले तो काटिएगा कि सर्टोली कोशिका जब वृषण का है तो ये नर का बात है, तो इसमें मादा कहां से आ गया, अंडा निर्माण और अंडाणु के परिपक्व, ये गलत आंसर। बाबू एंजाइम उत्पादन तो ऐसे ही गलत आंसर हो गया, क्योंकि सर्टोली कोशिकाएं जब वृषण में पाई जाती है तो ये क्या करेगा, शुक्राणुओं के परिपक्वन में क्या करता है, सहायता करता है, उसको पोषण प्रदान करता है, उसकी सुरक्षा करता है ना। तो आंसर हो गया। आगे बढ़ जाइए। अगला कि फिलोपियन नली का अंडाशय से निकट भाग कौन होता है, बाबू फिलोपियन नली का अंडाशय के निकटतम भाग, तो बाबू क्या होता है, मटर के दाना के बराबर क्या होता है, हमारा अंडाशय होता है। अंडाशय के पास बाबू क्या होता है, एगो कूपी जैसी संरचना होती है, जो कि हमने आपको बताया। कैसी संरचना होती है बाबू, तो कूपी जैसी संरचना होती है कुछ इस प्रकार से, है ना। अरे कूपी कैसे बनता है जी, कूपी भी हमको बनाने नहीं आता है ना। ऐसे ये कूपी जैसी संरचना होती है, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, कुछ उंगली जैसी संरचना होती है, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, फिर जाइएगा तो इधर एक खुला हुआ भाग होगा, इम्पुला, और उसके बाद से ये होता है, और उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है, गर्भाशय होता है ना। इस प्रकार से क्या होता है, इधर गर्भाशय होता है। तो ये तो हमारा अंडाशय हो गया, ओवेरी हो गया, ठीक है। और इसके बाद से बाबू सबसे पहला ये क्या होता है, गर्भाशय के पहले क्या होता है, गर्भाशय में क्या, यहाँ पे याद रखना है कि कीप जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, कीपक, है ना, कीपक, है ना। उसके बाद से बाबू यहाँ पे याद रखने, ये उंगली जैसी संरचना होती है, जिसे कहते हैं झलरी, है ना। यहाँ पे झलरी या झलरिये लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे झलरी लिख देते हैं, है ना, झलरी होता है। और ये क्या होता है, हमारा कीपक होता है। उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है, तुम्बिका होता है, जहां पे निषेचन के लिए क्या करता है, फिलोपियन ट्यूब जगह देता है। तो बाबू हमसे क्या पूछा, अंडाशय के निकट, तो अंडाशय के निकट क्या है, कीपक है ना। यहाँ पे अंडाशय के निकट कौन सा पाया जाता है, तो आप क्या कहिएगा, कीपक का पाया जाता है। उसके बाद से ना यहाँ पे तुम्बिका पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कीपक, है ना।
एक कीप जैसी संरचना होती है, जो कि हमने आज पढ़ाया हुआ था। आगे बढ़ जाइए कि अनुवांशिक कूट में टोटल कितने कूट होते हैं? आंख बंद करके मारिएगा, 64 कूट होते हैं। रोध कूट की संख्या क्या होती है? 3 होती है। तो बाबू ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहां पे द्विगुणित संरचना है, ये क्वेश्चन बाबू अगला चैप्टर का है, आ गया है। द्विगुणित संरचना कौन सा है? तो बाबू द्विगुणित। बाबू जो अंडाशय होता है उसमें से अंड निकलता है वो अगुणित होता है। बाबू ध्यान में रखना है, द्वितीय केंद्रक हमने क्या कहा था कि ये भी अगुणित होता है, ठीक है। तो बाबू इसमें पूछा गया कि द्विगुणित कौन सा होता है, तो आप क्या कहिएगा कि जब नर जनन शुक्राणु और मादा जनन अंडाणु आपस में मिलते हैं तो बाबू ये द्विगुणित संरचना बनाते हैं। क्योंकि अगुणित अगुणित मिला तो क्या बना दिया? द्विगुणित संरचना बना दिया। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? जाइगोट। और जाइगोट ही हमारा क्या होता है? द्विगुणित, यानी क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। यहां पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर किसमें होगा, तो ध्यान रखिएगा युग्मनज में। आगे बढ़ जाइए कि जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है ना। यहां पे याद रखना है कि जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है, नर वृद्धि हार्मोन है ना। याद रखना है कि जिब्रेलिन क्या है? एक एंजाइम नहीं है, हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है। कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा कि जिब्रेलिन एक क्या है? वृद्धि हार्मोन है। हार्मोन से क्या है? वृद्धि हार्मोन है। यह भी आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है ना। अब बताइए कि इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है? यही तो द्वितीयक केंद्रक, जो क्या होता है? अगुणित होता है। यही जो द्वितीयक केंद्रक होता है ना, यही कार्य करता है। तो द्वितीयक केंद्रक हमारा सही आंसर। अगला, कि मादा मानव के अंडाशय के अंडों का निकलना क्या कहलाता है? अब इसका आंसर हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि कई बार चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं। जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए। चलिए, माही सुहानी, मिस सुहानी, पूनम कुमारी, सरिता कुमारी, मनीष कुमार, सोनू गुप्ता, विकास, नीरज, किंग अंसारी, मनीष, रीता गुप्ता, अमन, मधु, पावर ऑफ फास्ट बोर्ड। चलिए, मुजफ्फरपुर, दिलफाज खान, बहुत बढ़िया बाबू, रोशनी, मिस डार्क क्वीन, मैथ टाइम, निशा यादव, राकेश, मंटू, अरुण, सागर, रिजवाना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अंडोत्सर्ग, अंडाशय से अंडाणुओं का निकलना ही तो अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो आप क्या कहेंगे? अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग राइट आंसर। अगला, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये किसमें पाया जाता है? पहली बात कि वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में ना। लीडिंग कोशिकाएं कहां पे? वृषण में ना, ब्रिक में नहीं होगा, सॉरी ब्रिक है तो ब्रिक में नहीं होगा, यकृत में नहीं होगा, क्योंकि ये वृषण में पाया जाता है। तो वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में पाया जाता है लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग सेल कहां पे पाई जाती है? तो वृषण के शुक्र जनन जो नलिकाएं होती है, ये आप लोग ध्यान रखना है, उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि मानव में निषेचन होता है। तो बाबू हम इसको कई बार चिल्ला चिल्ला के दिन से रात हो गया, और हमने बताया कि मानव में निषेचन कहां पे होता है? तो बाबू हमने क्या कहा था? फिलोपियन नलिका में। अब फिलोपियन नलिका का कौन सा भाग है जो बाबू निषेचन के लिए जगह प्रदान करता है? तुम्बिका। ठीक है, तो याद क्या रखिएगा? सबसे पहला कि मानव में निषेचन किसमें होता है? फिलोपियन ट्यूब में। यह कितना होता है? एक जोड़ा होता है। एक जोड़ा का मतलब क्या होता है? दुगो होता है। ठीक है, यह आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होते हैं? यानी जो अंडाशय में से अंडाणु निकलता है, किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? तो बाबू ये एलएच हार्मोन है और एफएसएच हार्मोन है ना। ये दोनों हार्मोन के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित किया जा सकता है ना। तो यहां पे डी ऑप्शन हो गया। अगला, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। अब ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है यकृत में। आपको पता है ना, हमने बताया सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती है। यहां देखिए अंडाशय कहां से आ गया? अब देखिए अग्नाशय यहां पे क्या आ गया? अग्नाशय, अग्नाशय को हटाइए, क्या हो जाएगा? वृषणों में। किसमें? वृषण में। और ये हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आप इसे ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। अगला कि मानव मादा में गर्भकाल होता है। बाबू महीना में पूछा जाता है ना, कि मानव मादा का गर्भकाल महीना में 9 महीना। ये तो सब बच्चे को पता होगा, 9 माह। ठीक है, और दिन में कहें तो कितना? 2 से 70 से 2 से 80 दिन तक। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। 9 माह और दिन में पूछे तो
बाबू 2 से 70 से 2 से 80 दिन। आगे बढ़िए कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां होती है? अब बता दीजिए। जितने भी स्तनपायी जीव होते हैं उसमें नर हार्मोन क्या किडनी में बनेगा, लीवर में हार्मोन बनता है जी, फेफड़ा में बनता है नहीं, आपका कहिएगा अंडकोश में बनेगा। कितना इजी क्वेश्चन है, तो अंडकोश आप लोग राइट आंसर कर दीजिएगा। अगला, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यहां पे पढ़िए पहले क्या लिखा है, मादा, है ना बाबू, क्या लिखा गया है, मादा लिखा गया है। तो आप क्या कहिएगा कि परिपक्व मादा युग्मक, तो मादा में बाबू बीरिया होता है ना, मादा में तो अंड निकलता है ना, अंडाणु निकलते हैं ना बाबू। शुक्र जनन, तो ये तो क्या हो गया, ये तो मेल का हो गया, तो ऐसे ही खत्म हो गया बाबू। यहां पे एक्रोसोम क्या होता है, तो मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, तो ये भी खत्म हो गया। तो परिपक्व मादा युग्मक में बनने की क्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन, है ना, है ना, अंड जनन कहलाता है, ये आपको याद रखना है ना, अंड जनन कहलाता है, क्लियर रखिएगा। अगला कि यौनारंभ, है ना, यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। तो बाबू आपको पता है कि महिलाओं में यौना आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है? तो हमने क्या कहा कि जब लड़कियां 12 से 13 वर्ष की हो जाती है तो क्या होता है, रज्जो दर्शन होता है। रज्जो दर्शन का मतलब क्या होता है, जो लड़कियों में क्या होता है बाबू, मासिक चक्र आता है, वो 12 से 13 साल की अवस्था में आता है, और पहला आवर्त क्या कहलाता है, रज्जो दर्शन कहलाता है। और बाबू जब महिलाएं क्या होती है, 40 से लेके 50 साल के बीच होती है, तो 40 से कम होते होते बाबू 50 साल की उम्र तक क्या होता है, रोजनी वृत्ति की उम्र होती है, उसमें ये क्या होता है, मासिक चक्र महिलाओं में बंद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला है कि ग्राफियन फोलिकल पुटक पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है बाबू, ये मानव में थायराइड में थोड़ी पाया जाएगा, मेढक में थोड़ी। ग्राफियन फोलिकल यानी पुटक जो है बाबू, आपको पता है कि मानव मादा के अंडाशय में ही पाया जाता है। तो यहां पे बाबू जैसे प्रथम पुटक हो गया, हमने जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, मतलब अनुप्रस्थ काट, मानव मादा का अनुप्रस्थ काट का जो नामांकित चित्र बनाया, तो ये तो रुधिर, यहाँ पे क्या थी, कोशिकाएं थी, रुधिर नलिकाएं थी। उसके बाद से क्या बना, प्रथम पुटक बना बाबू, क्या बना, प्रथम पुटक बना। फिर क्या बना, द्वितीय पुटक बना। तो ये किसमें हो रहा है, मानव मादा का अनुप्रस्थ काट जो हमने बनाया था चित्र, उसमें ये पढ़ाया था, तो मानव मादा के अंडाशय में होगा ना ये। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रवण होता है। तो बाबू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बाबू याद रखना है कि कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम है जी कहीं पे, देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रवण होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, और ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रखने वाला चीजें क्लियर रखिएगा। यहां पे गर्भाशय की भीतरी अस्तर कहलाता है। तो आपने हिंदी में पढ़ा कि गर्भाशय का भीतरी जो अस्तर होता है हम लोग क्या कहते हैं, अंत अस्तर होता है ना। गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं, है ना, परिगर्भाशय, मध्यम स्तर और अंत स्तर। उस अंत स्तर का नाम क्या होता है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, इंग्लिश में दिया हुआ है, उस अंत स्तर का नाम क्या होता है बाबू, एंडोमेट्रियम होता है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि गर्भाशय की सबसे भीतरी परत जो होती है, अंदर की परत जो होती है, उसे क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। बाबू क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्जन की क्रिया किससे प्रभावित होती है, यानी अंडोत्सर्जन का मतलब क्या, जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो किसके द्वारा बाबू प्रभावित होता है, ये जो एलएच हार्मोन है ना, एलएच हार्मोन के द्वारा यह प्रभावित होता है। तो आप क्या कहिएगा कि ये जो एलएच हार्मोन है ना, इसी के द्वारा प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन कि गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, जब बाबू गैमेट का निर्माण हो, है ना, गैमेट का मतलब युग्मक निर्माण को क्या कहते हैं। तो बाबू युग्मक के निर्माण को हम लोग युग्मक जनन कहेंगे, यानी गेमिटोजेनेसिस कहेंगे, है ना। अगर युग्मक का निर्माण हो रहा है तो क्या कहेंगे, युग्मक जनन, गेमेटोजेनेसिस कहेंगे। तो कहीं पे ऑप्शन है गेमिटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन, है ना, क्या बाबू, युग्मक जनन कहेंगे। आगे बढ़ जाइए कि यहाँ पे ग्राफियन पुटक पाई जाती है। बाबू आप बताइए किस में, हमने क्या कहा, ये ना स्तन, मतलब यहाँ पे याद रखना है कि स्तनियों के वृषण में, वृषण में तो ये होगा नहीं, क्योंकि पुटक हमने कहा था प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, ये किस में, स्तनियों के अंडाशय में। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला, जनन अंग विकसित होता है किससे, ये मस्त क्वेश्चन है कि जनन अंग किससे विकसित होता है, मीसोडर्म से। बाबू ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि जनन अंग किससे विकसित होता है, मीसोडर्म से। तो जनन अंग किससे विकसित होगा बाबू, मीसोडर्म से होगा, क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाई जाती है, गजब का क्वेश्चन है, मजा आएगा
कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहां पाया जाता है। तो जो फर्टिलाइजिंग जिन या फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है ना, ये शुक्राणु के सतह पे पाया जाता है। याद रखिएगा कहां पे पाया जाता है, शुक्राणुओं के सतह पे। कहीं पे ऑप्शन है दी, यहां पे है, देखिए शुक्राणुओं के सतह पे पाया जाता है। फर्टिलाइजिंग जो जिन होता है, फर्टिलाइजिंग जिन होता है, चाहे फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है, ये बाबू कहां पे पाया जाता है, तो शुक्राणु के सतह पे। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। शुक्राणु जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, अगुणित हैप्लॉइड होते हैं। बाबू अंडाणु की बात करें तो हमारा अंडाणु क्या होता है, अगुणित होता है। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। लेकिन युग्मनज जाइगोट क्या होता है, जब अगुणित अगुणित मिलता है, ये बनाता है द्विगुणित संरचना, और ये क्या होता है, युग्मनज होता है, जाइगोट होता है। देखिए यहां पे बाबू आपको ध्यान रखना है, जाइगोट याद रखिएगा बाबू, यहां पे क्या होगा, युग्मनज। आगे बढ़ जाइए, अगला कि शुक्राणु किसकी मदद से जोना प्लूइडिस को विभेद करता है। बाबू हमने आपको ये बताया हुआ था कि उसमें एक प्रकार का क्या होता है, जो जीव द्रव्य होता है, वो एक प्रकार का क्या होता है बाबू, एंजाइम होता है, जो जोना प्लूइडिस को विभेद करने में मदद करता है। हमने दिन में ही पढ़ाया था। जो शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक टोपी नुमा जो संरचना है इस प्रकार का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, है ना। इसको क्या कहा जाता है बाबू, ये जो शीर्ष भाग है शुक्राणुओं का, जो शीर्ष भाग है, जिसे क्या कहा जाता है, एक्रोसोम कहा जाता है बाबू। और इसमें क्या पाया जाता है बाबू, याद रखना है कि एक्रोसोम में जीव द्रव्य पाया जाता है, जो कि एगो बाबू विशेष प्रकार का यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम होता है, जो क्या करता है, जोना प्लूइडोसा को विभेद करने में मदद करता है। तो अब वो क्या होगा, एक्रोसोम के स्राव से। तो आप लोग क्या कहिएगा, एक्रोसोम के स्राव से। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए अगला कि भ्रूण के 16 कोष की अवस्था को कहा जाता है मोरूला, और ये याद रखने वाली चीज है। आगे बढ़ जाइए अगला कि स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। अब इसका आंसर बता दीजिए, क्यों, शुक्राणु जनन के लिए, जनन अंगों के विकास के लिए, कि निषेचन के लिए, कि विसरल अंगों के विकास के लिए। ये गलत आंसर हो गया। निषेचन के लिए तो बाबू आपको पता है कि फ्लोपियन ट्यूब का आवश्यकता पड़ेगा। क्या शुक्राणु जनन के लिए कि जनन अंगों के विकास के लिए, बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए फटाफट से। बाबू आपको हमने क्या पढ़ाया है कि जो हमारा नर का, मानव नर का जो प्रमुख जननांग है कौन सा है, वृषण है। वृषण क्या होता है, एक जोड़ी होता है, और वो हमारे उदर गुहा यानी हमारे शरीर से वो बाहर होता है। क्यों होता है, क्योंकि शरीर के टेम्परेचर से बाबू 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए हमारे वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होने के लिए। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, शरीर के बाहर ही बाबू क्या होता है, उदर गुहा के बाहर ही वृषण हमारे लटके हुए होते हैं, और वृषण जिस थैली में होता है उसे क्या कहते हैं, वृषण थैली कहते हैं। तो यह तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला कि स्त्रियों में रोजनी वृत्ति की उम्र बाबू रज्जो दर्शन कितना होता है, 12 से 13 वर्ष में। लड़कियों में क्या होता है, मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है, जिसे रज्जो दर्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन बाबू रोजनी वृत्ति की उम्र कितनी होती है, तो हमने क्या कहा, 40 साल के बाद क्या होता है बाबू, यहां पे अनियमित हो जाता है महिलाओं में, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। ठीक है, और बाबू आते आते क्या होगा, 50 वर्षों तक क्या होगा, बंद हो जाता है। यानी याद रखना है कि रोजनी वृत्ति की उम्र कितनी होती है, लगभग 50 साल। सर जी हम मेला घूम रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, क्या करें सर, मेला घूमा बाबू, मेला घूमिए, मेला घूमिए, क्या जरूरी है पढ़ के, मेला घूमिएगा, मेला में नजारा लौकता बाबू। राती खान के मेला आज तले हम ना गई नहीं हो, तू राती खान के मेला घूमता रह हैं, कहो बाबू, रात का मेला हम आज तक गए नहीं हैं, आप रात का मेला घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाइए अगला, अगला कि एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग होता है। तो बाबू एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग होता है, तो आपको पता है ना कि मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग का संभाग होता है। एक जो टोपी नुमा संरचना पाई जाती है वो क्या होता है, एक्रोसोम होता है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। बाबू मानव भ्रूण कहां पे संरक्षित रहता है, तो आप क्या कहिएगा, जो मानव भ्रूण है वो कहां पे संरक्षित रहेगा, तो एमनियोटिक गुहा होता है, है ना, एमनियोटिक गुहा होता है, वहां पे क्या होता है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। तो यहां पे बी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निषेचक आंतरिक होता है ना, है ना, है ना, याद रखिएगा कि निषेचन आंतरिक होता है किसमें, बाबू याद रखिएगा कि निषेचक आंतरिक किसमें होता है। तो बाबू आंतरिक निषेचन आपको पता है ना किसमें होता है, बाबू इसमें से किसमें होगा, तारा मछली में नहीं होगा,
बाह्य हड्डीदार मछली उभयचर में नहीं होगा, लेकिन शार्क में जो होगा, शार्क मछली है ना, है ना, ये शार्क मछली होती है, इसमें निषेचन की क्रिया क्या होती है, आंतरिक। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? अगर निषेचन की प्रक्रिया जीवों के शरीर के अंदर हो तो उसे कहेंगे आंतरिक निषेचन। ठीक है, अगर निषेचन की क्रिया जीवों के शरीर के अंदर होती है तो उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगला, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण। अभी तो हमने बताया कि एक्रोसोम क्या होता है बाबू। मानव शुक्राणु में एक्रोसोम का जो निर्माण होता है कैसे होता है, कौन करता है? तो मानव शुक्राणु में एक्रोसोम का जो निर्माण होता है, हमने कहा था गोल्जिकाय बॉडीज द्वारा ये एक्रोसोम का निर्माण होता है। जो टोपी नुमा संरचना होता है, ये जो बाबू याद रखना है कि ये जो टोपी नुमा संरचना होता है ना, ये है ना, ये जो टोपी नुमा संरचना होता है ना, ये जो टोपी नुमा बाबू संरचना होता है, ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा टोपी नुमा संरचना होता है, ये वाला, ये क्या होता है, गोल्जिकाय बॉडीज का बना होता है। आगे बढ़िए कि निम्न में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है ना, जन्म नियंत्रण की शल्य विधि, ये शायद दूसरा टॉपिक में आ गए हम लोग, है ना, कि जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि कौन सी है, तो इसको अभी हम बता देते हैं, बाकी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। पहला है वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। देखिए यहां पे ट्यूबेक्टोमी क्या होता है कि जब मानव अंडाशय होता है, ठीक है, अब उससे क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब जुड़ा होता है, तो उस फिलोपियन ट्यूब को काट देना, यानी महिला नसबंदी आप लोग समझते हैं, तो महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी किसे कहते हैं, तो पुरुष नसबंदी को बाबू क्या किया जाता है, वृषण है, वृषण है, शुक्रवाहिका नली जो है ना जाती है, जहां से शुक्राणु मतलब क्या, शुक्राणु जाते हैं, इसी को डॉक्टर क्या करता है, कैंची मार देता है, ला, है ना, यहां पे क्या कर देगा, काट देगा, यानी शुक्राणु नहीं जा पाएंगे। यानी मेल नसबंदी को वैसेक्टोमी और फीमेल नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यानी जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि कौन सी है, तो बाबू ये दोनों है। बाकी हम ऐसे ही हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, बाकी बाद में आपको पढ़ाएंगे इसको। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। अगला कि यहाँ पे स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, बाबू स्तनधारियों के शुक्राणुओं में, मतलब स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो बाबू स्तनधारियों के बाबू याद रखना है कि जो शुक्राणु होते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, शुक्राणु है, ये हमारा क्या है बाबू, मान लेते हैं कि ये हमारा शुक्राणु है, ठीक है, ये हमारा क्या है बाबू, मान लेते हैं शुक्राणु है, और शुक्राणु का ये जो मध्य भाग होता है प्यारे बच्चों, ये जो मध्य भाग होता है बाबू, इसमें क्या पाया जाता है, आपको पता है कि मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो ये जो मध्य भाग है ना, इसी में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। यानी शुक्राणु के बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो शुक्राणु के संचालन के लिए ऊर्जा को प्रदान देता है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए कि मासिक चक्र पाया जाता है किसमें, मनुष्यों की मादा में नहीं, स्तनपायु की मादा में नहीं बाबू, प्रेमिड की मादा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला कि मानव स्त्रियों में अंडों का निर्माण कहां पे होता है, तो अंडा बनता किसमें है बाबू, ओवेरियन फोलिकल में। अंडों का निर्माण होता है ओवेरियन फोलिकल में, निषेचन होता है फिलोपियन नलिका में, ठीक है बाबू। और निषेचन के एक सप्ताह बाद गर्भाशय में क्या होता है, परिवर्तन, मतलब क्या, यहाँ पे उस वो चला जाता है, ठीक है, स्थानांतरित होता है। यानी अगर पूछेगा कि मानव स्त्रियों में अंडों का निर्माण, ओवेरियन फोलिकल। अगला ग्रीवा किसमें पाया जाता है, तो बाबू हमने क्या कहा, जो गर्भाशय बॉडी होता है, जो हमारा गर्भाशय होता है और योनि होता है, उसकी बीच की जो एक पतली परत होती है उसको क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। तो बाबू ध्यान में रखना है कि ग्रीवा क्या है, तो गर्भाशय के बॉडी और योनि के बीच में जो होता है जगह, वो होता है हमारा ग्रीवा, ग्रीवा, ग्रीवा। आगे बढ़ जाइए। अगला कि शुक्राणु का अक्षीय तंतु बना होता है, जो शुक्राणु का अक्षीय तंतु होता है वो बना होता है दूरस्थ वर्तुलिका का, बच्चे तो दूरस्थ वर्तुलिका राइट आंसर। अगला किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकती है, तो बाबू अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। साफ बात है बाबू कि अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो बाबू क्या होगा, निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आ जाएगी, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है, तो बाबू अगर निषेचन की क्रिया जीवों के शरीर के बाहर हो उसे क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन। और बाह्य निषेचन किसमें होता है, मान लेते हैं मेढक, है ना,
मेढक, मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, उसे कहते हैं इन विट्रो, है ना, इन विट्रो, है ना। आगे बढ़िए कि गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बाल की उपस्थिति प्राय गर्भाशय के कितने माह के दौरान अनुभव किया जाता है। यानी गर्भाशय में अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कितने महीने के बाद बाबू गर्भ का जो बच्चा होता है वो गतिशील हो जाता है, इधर उधर हिलने लगता है और उसके सर पे बाल आने लगता है। तो ये 5वें महीने में होता है। कितना, 5वें महीने में होता है। तो आप क्या कहिएगा, 5वें महीने में। अगला कि गर्भधान अवधि क्या है बाबू, जन्म एवं यहाँ पे पेब्यूटरी के बीच की अवधि को हम लोग गर्भधान अवधि बिल्कुल नहीं कहते हैं बाबू। भ्रूण निर्माण और गर्भधारण के बीच की अवधि को बिल्कुल नहीं कहते हैं, निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच की अवधि को। बहुत बढ़िया, है ना, कि जब तक निषेचन हो रहा है और जब तक शिशु जन्म नहीं ले रहा है तब को हम लोग क्या कहेंगे, गर्भधान कहेंगे। यानी सी ऑप्शन हमारा सही आंसर। आगे बढ़ जाइए कि मानव यानी मादा में, औरतों में निषेचन अंडों का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है बाबू। याद रखना है कि जब निषेचन की क्रिया फ्लियोपियन नलिका के तुम्बिका में होती है, जब बाबू निषेचन की क्रिया हो जाती है उसके डायरेक्ट 7 दिन बाद बाबू क्या, 7 दिन बाद क्या होता है, जो गर्भाशय होता है उसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि निषेचन के 2 महीना बाद, कैसे जी, निषेचन के 1 महीना बाद ना, निषेचन के 3 सप्ताह बाद नहीं, निषेचन के 7 दिन बाद बाबू। निषेचन के 7 दिन बाद क्या होता है बाबू, गर्भाशय में क्या हो जाता है बाबू, ध्यान में रखना है कि प्रतिस्थापन हो जाता है। आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है। तो मानव नर का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, वृषण। वृषण में शुक्राणु बनते हैं और अधिवृषण में क्या होता है, परिपक्व होते हैं। ठीक है, और शुक्रवाहिका नली द्वारा शुक्राशय तक जाते हैं जहां पे उनको पोषण प्रदान किया जाता है। अगला कि मानव वीर्य का पीएच मान कितना होता है, 7.3 से 7.5। ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चन। अगला योनि द्वार, यानी जो योनि का द्वार होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो योनि का द्वार होता है बाबू एक पतली झिल्ली से ढका होता है। ठीक है, योनि द्वार एक क्या होता है, पतली झिल्ली से ढका होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, याद रखना है कि योनि द्वार एक पतली झिल्ली से ढका होता है, उसे हम लोग कहते हैं हाइमन, है ना, जिसको सील भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पे क्या कहा जाता है, हाइमन, है ना, हाइमन आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। तो बाबू जीवों में प्रजनन की क्रिया किसमें होती है, तो जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए और पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, कि अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए। तो हमने बाबू जनन पढ़ाया था, आपको जनन पढ़ाया था ना, जनन पढ़ाया था ना, कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है कि जीव क्या करता है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए, कि ताकि उसकी जाति विलुप्त ना हो, इसके लिए जनन करता है। यानी जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपने जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए, यानी डी वाला ऑप्शन सही आंसर। आगे बढ़ जाइए, कौन सहायक जनन ग्रंथि है बाबू। तो कौन सहायक, सहायक बाबू मेन तो हो गया, मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल में वृषण हो गया प्राथमिक जननांग या बहु मुख्य जननांग, है ना, और फीमेल में क्या हो गया, अंडाशय हो गया। ठीक है, जिसमें से अंडाणु निकलते हैं। यानी कौन सहायक जनन ग्रंथि है, तो शुक्रवाहिका ग्रंथि ये बाबू सहायक है, काउपर ग्रंथि सहायक है, प्रोटिस्ट ग्रंथि भी सहायक ही जनन ग्रंथि होती है, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि वृषण थैली किससे संबंधित है, तो जिसमें वृषण रहता है उसको वृषण थैली कहते हैं, याद रखिएगा। अगला, मनुष्य में गर्भधान की अवधि कितने दिनों की होती है, ये आप लोग एक बार बता दीजिए कि मनुष्य में गर्भधान की अवधि कितने दिनों की होती है, एक बार फटाफट से बताइएगा, सभी बच्चों बताइए। गुड़िया, पाल, अभिनंदन, चले अंकित, सॉरी सर नहीं आना चाहिए पर मम्मी बोल रही थी तो चले आए, मेरे यही सुन, मम्मी बोली तब मैं लगा। वाह संस्कारी बालक, बहुत बढ़िया, ऐसा ही संस्कार चाहिए। जब माई को अदेली मेला जो बबुआ तो मेला जाइए, मेला में भरपूर खाना पीना खाइए। ठीक है, मिठाई उठाई खूब खाइए, कैसे कि माई की तरफ से जब छूट बा तो एकदम मेला दबा के घूमो, खाली मारपीट मत करिए बाबू। शरीफ खानी जाइए, शरीफ खानी आई है, न तो लोग मेला काहे खाती जाला हम जानता नहीं, खाही पी खाती जाला, है ना। मंजीत कुमार आस्क बोर्ड 270 दिन, 270 दिन।
सर जी मेरा नाम अभिजीत पांडे है, 2025 का स्टूडेंट हूँ, बायो में 92 नंबर आया था। थैंक्स सर, थैंक यू सो मच अभिजीत पांडे जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के कि आपने आस्क बोर्ड से पढ़ के बायोलॉजी में 92 अंक हासिल किया। वाह चेला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा चेला। चलिए तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। एक बार बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। अभी आगे लाइक करिए तब क्लास होगा। आगे लाइक करिए तो जल्दी से जल्दी एक बार फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे करिए तब लाइव, मतलब जल्दी जल्दी इतना काम करिए। तो आप लोग लाइक नहीं करते, हम छोटे यूट्यूबर है, छोटे एक टीचर है, आपके भाई जैसे हैं, तो आप हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, गलत बात है। निभा कुमारी यस सर, आस्क बोर्ड की दीवानी निभा कुमारी, बहुत बढ़िया। शिवम यस सर, आस्क बोर्ड का छोटा दीपेश भाई 270, बहुत बढ़िया बात है बाबू, बहुत बढ़िया चला। चले बहुत अच्छी है। तो बाबू 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करा दिया, किसका, तो चैप्टर 3 का। बाबू क्या, चैप्टर 3 का हमने क्या किया बाबू, ध्यान में रखना है कि 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। अब एक बात बताइए कि इस 65 में से आपका कितना सही है, इस 65 में से कितना सही हुआ है, एक बार बताइए 65 में से कितना सही हुआ है। सुनील कुमार चौहान,